चलिएगा, तो अब हम बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री के सेकंड पार्ट की, सॉरी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के सेकंड पार्ट की, दैट शुड बी नोन एज इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। तो हम गौर करेंगे। देखिए, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात की जाए तो बता चुका हूँ, दो पार्ट में हम जानते हैं। पहला जो फेज होता है, जो फर्स्ट पार्ट होता है, दैट वाज फ्रॉम 1707 to 1885, and the second part is from 1885 से 1885 to 1947। तो 1885 से 1947 तक की जो हिस्ट्री है, दैट शुड बी नोन एज इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। एंड उसके पहले का जो पार्ट है, दैट वाज नोन, इसका कोई नाम नहीं है एक्चुअली, तो इसको हम कोई नाम नहीं दे रहे हैं, बस हम इस यहाँ से यहाँ तक का दौर बोल रहे हैं। और इसमें मैंने आप लोगों को सीक्वेंस में 7 टॉपिक्स बताए हैं, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट नंबर पे आ जाता है आपका, पहला टॉपिक आ जाता है आपका डाउनफॉल ऑफ मुगल्स, देन सेकंड नंबर पे आ जाता है अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज, देन थर्ड नंबर पे आ जाते हैं पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया ऑफ 18th सेंचुरी, एंड द थर्ड पोजीशन पे जो टॉपिक आता है वो आपका आता है फोर्थ पोजीशन पे एक्चुअली, दैट वाज द विक्ट्री ऑफ ब्रिटिशर्स ऑन इंडिया, इंडिया पर ब्रिटिशर्स की विक्ट्री। एंड देन फिफ्थ जो टॉपिक होगा आपका, दैट वाज द पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स ऑन इंडिया, इंडिया पर ब्रिटिशर्स की पॉलिसी। एंड देन फिर होता है एक फ्रीडम स्ट्रगल, दैट वाज अ रिवॉल्यूशन, रिवोल्ट ऑफ 1857। एंड देन लास्ट टॉपिक हम बात करते हैं सोशियो रिलीजियस मूवमेंट। चलिए, अब हम बात करेंगे इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, जो 1885 से 1947 तक का रहा है। सबसे पहले आप लोग ये समझ लें कि इस पूरे टॉपिक को, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, इस पूरे टॉपिक को हम अलग अलग फेज में पढ़ते हैं, अलग अलग फेज या अलग अलग चरणों में पढ़ते हैं। क्लियर? इस टॉपिक को हम अलग अलग फेज में पढ़ेंगे। तो जो पहली फेज होगी, जो पहला चरण होगा, फर्स्ट फेज, 5 फेज में हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। जो फर्स्ट फेज होगा, अगर हम उसकी बात करें, फर्स्ट फेज, पहला चरण, दैट वाज नोन एज इरा ऑफ लिबरल्स। इस फेज को हम बोलते हैं इरा ऑफ लिबरल्स। इट मींस उदारवादी चरण। क्लियर? फर्स्ट फेज, दैट शुड बी नोन एज इरा ऑफ लिबरल्स। इरा ऑफ लिबरल्स, हिंदी में बोलेंगे उदारवादियों का चरण, उदारवादियों का युग या उदारवादियों का चरण, उदारवादी चरण था ये उदारवादी चरण था, इरा ऑफ लिबरल्स। देखिए, ये जो दौर था, ये 1885, इट मीन्स जब कांग्रेस का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, से लेकर 1905 तक का दौर था, जब तक कि बंगाल का डिवीजन नहीं किया गया, बंगाल का विभाजन नहीं किया गया। तो 1885 से 1905 तक का जो दौर है, दैट फेज इज नोन एज द फर्स्ट फेज, एंड दैट फेज इज नोन एज द इरा ऑफ लिबरल्स। ये इरा ऑफ लिबरल्स कहलाता है, उदारवादियों का चरण कहलाता है। और आप लोग बस इतना समझें कि कांग्रेस में उस समय 2 विचारधाराएं थी, एक थी नरमपंथी विचारधारा और एक थी गरमपंथी विचारधारा। नरमपंथी विचारधारा की बात की जाए तो वो लिबरल्स यानी उदारवादी लोग थे, नरमपंथी। और इन लोगों का विश्वास था, इन लोगों का ये मानना था कि अगर हमें इंडिया में कुछ करना है, अगर इंडिया के अधिकारों के लिए कुछ लड़ना है, अपने अधिकारों की अगर बात करनी है, तो हमें साधारणतः सभ्य तरीके से अंग्रेजों से डिमांड करनी होगी, साधारणतः अंग्रेजों से मांग करनी होगी, सिंपल साधारण आंदोलन करने होंगे, अहिंसात्मक आंदोलन करने होंगे, और कोई उग्र आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। इजी वे में ही हमें अपनी डिमांड रखना है। ये विचारधारा थी इन उदारवादी लोगों की, है ना। तो 2 विचारधाराएं हैं, 2 आइडियोलॉजीज हैं, एक नरमपंथी और दूसरी जो है वो है गरमपंथी। तो यहाँ पे जो दौर रहा, जो दबदबा रहा, वो नरमपंथियों का दबदबा रहा। तो इसीलिए इस फेज को हम बोलते हैं इरा ऑफ लिबरल्स, यानी उदारवादियों का चरण। क्लियर? 1885 से 1905। अब हम बात करते हैं सेकेंड फेज की। दूसरा जो चरण था, जो सेकेंड फेज आपका आता है, ये कहलाता है इरा ऑफ अल्ट्रा नेशनलिस्ट, इरा ऑफ या अल्ट्रा नेशनलिज्म, इरा ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म।
इरा ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म। और इस दौर की अगर बात की जाए तो इसे हम बोलेंगे उग्र राष्ट्रवाद का चरण। क्या बोला जाएगा? उग्र राष्ट्रवाद का चरण। और ये दौर आपका चलता है 1905 से लेकर 1919 तक का। और हम सभी को पता है कि 1919 में ही एक एक्ट आया था, दैट एक्ट नोन एज रॉलेट एक्ट। और उसके बाद फिर एक मैस्कर हुआ था, एक जीनोसाइड हुआ था, दैट वाज नोन एज जलियांवाला बाग ट्रेजेडी या जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो इस तरह से यहाँ पे 1905 से 1919 तक का जो दौर है दैट इज नोन एज ईरा ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म। इट मींस उग्र राष्ट्रवाद का चरण। यहाँ पे राष्ट्रवाद उग्र हुआ है ना। कुछ ऐसे आंदोलन हुए जो थोड़े से कठोर या थोड़े से कठोर आंदोलन थे, हार्ड आंदोलन थे, है ना। चलिए थर्ड फेज की अगर हम बात करें तो वो कंटेम्प्रेरी है, समझ गए। थर्ड फेज जो है वो इसी के कंटेम्प्रेरी है ना, इसी सेकेंड फेज के ही कंटेम्प्रेरी है। तो कई बार जब हम पढ़ते हैं, कई बुक्स में जब हम पढ़ते हैं तो इस फेज को इसी के साथ इंक्लूड कर देते हैं। तो हमने क्या किया है, ज़्यादा तरह से डिवाइड किया है अपने टॉपिक को। बट कई बुक्स में आपको सिर्फ 4 फेज ही मिलती हैं। हमने 5 फेज में बांटा है क्योंकि हमने यहाँ पे 2 अलग अलग टॉपिक बना दिए। एक्चुअल में ये दोनों एक ही टाइम पर, एक ही समय पर हुए हैं, कंटेम्प्रेरी हैं। दैट इज नोन एज इरा ऑफ रिवोल्यूशनिस्ट्स। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इरा ऑफ रिवोल्यूशनिस्ट्स। रिवोल्यूशनिस्ट्स यानी ठीक है, रिवोल्यूशनलिस्ट्स। इट मीन्स ये जो दौर है ये क्रांतिकारी चरण कहलाता है। ये कौन सा चरण कहलाता है? क्रांतिकारियों का चरण। यहाँ पे कुछ क्रांतिकारियां गतिविधियां इंडिया में क्या हुई थी, हुई थी। तो यहाँ पे कुछ क्रांतिकारी गतिविधियां हुई थी। दैट्स व्हाई दैट इरा इज नोन एज इरा ऑफ रिवोल्यूशनिस्ट। और यहाँ पे क्रांतिकारियों के कुछ घटनाएं हुई। ये दौर भी जो है ये 1905 से 1919 तक ही होता है, 1909 से 1919 तक। लेकिन यहाँ पे 1905 से यहाँ पे क्या है, इसके 2 चरण होंगे। इस रिवोल्यूशनिस्ट इरा के 2 चरण होंगे, 2 फेज होंगे। पहला जो फेज होगा वो 1905 से 1919 तक रहता है। एंड जो सेकेंड फेज होता है क्रांतिकारियों का दूसरा चरण, वो होता है 1924 से 1944 तक। तो 1924 से 1944 तक, 1914 टू 1944। यहां पर भी क्रांतिकारी गतिविधियां इंडिया में हुई थी। दैट्स व्हाई ये जो फेज होगा ये सेकंड फेज होगा। है इसी के अंदर 2 टॉपिक हो जाते हैं। क्रांतिकारियों के 2 चरण पढ़ते हैं, एक 1909 से 1919, दूसरा 1924 से 1944। क्लियर? तो यहाँ पे 3 फेज आप लोगों को समझ में आए हैं। अब हम बात करते हैं आगे चौथे और 5वें फेज की। चलिएगा, तो अब हम बात करते हैं 4th फेज की, चौथे चरण की। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान या इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में जो 4th चरण होता है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेज होगा। दैट वाज नोन एज गांधीयन इरा। इसे कहा जाता है गांधीवादी युग या गांधीयन इरा। गांधीयन इरा फेमसली नोन एज, हिंदी में हम बोलेंगे, हिंदी में क्या कहा जाएगा, गांधीवादी युग। एंड दैट पीरियड इज नोन एज 1919 से 1942 1942। 1919 से 1942 का जो दौर है, दैट दौर या दैट इरा इज नोन एज गांधीयन इरा, गांधीवादी युग। क्लियर? क्योंकि फिर गांधी जी, देखिए इसका मतलब ये हुआ कि अब जो इस पीरियड में जो कुछ भी इवेंट्स हुए हैं वो सब कुछ रिलेटेड हैं गांधी जी से। सारे के सारे जो इवेंट्स हैं वो रिलेटेड होंगे, मैक्सिमम जो इवेंट्स होंगे वो रिलेटेड होंगे महात्मा गांधी से। और गांधी जी का इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा होगा, गांधी जी की विचारधाराओं का इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा होगा। क्लियर? 1919 से ही फिर गांधी जी ने अपने आंदोलन शुरू कर दिए थे, है ना। गांधी जी के जो मूवमेंट हुए थे, खेड़ा सत्याग्रह हुआ है,
चंपारण जो मूवमेंट हुआ है, चंपारण सत्याग्रह। देखिए 3 प्रकार से मूवमेंट गांधी जी करते थे। गांधी जी के जो आंदोलन थे उसमें 3 तरह के मूवमेंट थे। वो सबसे पहला उनका जो हथियार होता था वो होता था सत्याग्रह। सबसे फर्स्ट जो उनका वेपन होगा, सबसे पहला जो हथियार होगा, दैट वाज नोन एज सत्याग्रह। इसलिए उन्होंने पहले सत्याग्रह किए। सत्याग्रह के बाद जो अगर बात नहीं बनती है, देन जो सेकंड उनकी प्रोसीजर होती है मूवमेंट की, दैट वाज नॉन एज, उस मूवमेंट को हम बोलते हैं, जो सेकंड फेज होगी उसे कहा जाता है नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, यानी कि असहयोग आंदोलन। असहयोग दिखाना, किसी के भी साथ क्या दिखाना, असहयोग दिखाना, यानी नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। और फिर जो तीसरी फेज होती है, तीसरा जो चरण होता है अपनी बात को, अपने डिमांड को पूरा कराने के लिए, दैट वाज नोन एज सिविल डिसओबीडियंस। यानी कि हिंदी में हम बोलेंगे सिविल डिसओबीडियंस, मतलब होगा सभ्यता के साथ किसी भी बात को क्या करना, डिसओबीडिएट करना, यानी अवज्ञा करना, है ना। सविनय अवज्ञा, सविनय यानी सभ्यता के साथ किसी भी आज्ञा की अवज्ञा करना, किसी कानून को नहीं मानना, दैट वाज नोन एज सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो 3 तरीके हैं अपने बात को, अपनी बातों को, अपनी डिमांड को पूरी कराने की गांधी जी के द्वारा। पहला है सत्याग्रह मूवमेंट, सत्य पे बने रहना, सत्य पे टिके रहना। सेकंड जो मूवमेंट है, दैट वाज नोन एज नॉन कोऑपरेटिव, आपके साथ असहयोग दिखाना। तीसरा जो होता है कि आपकी आज्ञा की अवज्ञा करना, इट मीन सिविल डिसओबीडियंस, बहुत ही शांति तरीके से। तो इन तीनों मूवमेंट का जो बेसिकली जिसका जो आत्मा है, जो मूल है, वो है अहिंसा। ये तीनों आंदोलन किस पर आधारित होंगे, अहिंसा पर, नॉन वायलेंस के सिद्धांत पर, नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल पर। क्लियर। चलिए, तो 4th फेज में बताई है बात मैंने, गांधीयन इरा। एंड द लास्ट फेज जो होगा, 5th जो फेज होगा, उसकी बात करते हैं। 5th फेज, 5वां चरण, of India's freedom struggle, that was known as towards independence. Towards independence, it means स्वतंत्रता की ओर। क्लियर, स्वतंत्रता की ओर। यहां से जो टाइम होता है वो होता है 1942 से 1947, 1947 तक। सारे के सारे जो इवेंट्स हैं वो कहलाते हैं टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस, यानी स्वतंत्रता की ओर, फेज नंबर 5 में। और यहाँ पे हमें स्वतंत्रता कैसे प्राप्त हुई है, स्वतंत्रता प्राप्त होने के 1942 से लेकर स्वतंत्रता प्राप्त होने तक के जितने भी इवेंट्स आते हैं वो सब इसमें आते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो कई सारे मूवमेंट हुए हैं इस दौरान। क्रिप्स मिशन आया है, कैबिनेट मिशन प्लान आया है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ था 1947 में। इस तरह से ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो इसमें आएंगे। क्लियर। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल कंटेन 5 फेजेस। फर्स्ट फेज जो है इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल की, दैट फेज इज नोन एज इरा ऑफ लिबरल्स 1885 टू 1905, है ना, जहां पे इन्फ्लुएंस रहा है लिबरल्स आइडियोलॉजी वाले पॉलिटिशियंस का, जैसे दादा भाई नौरोजी एक्सेट्रा। सेकेंड फेज इज नोन एज द इरा ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म, यानी उग्र राष्ट्रवादियों का युग रहा है। जैसे हम बात करें तो यहाँ पे नाम आ जाता है बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। दीज आर द अल्ट्रा नेशनलिस्ट लीडर्स, इनका बोलबाला रहा इस दौरान। देन जो थर्ड फेज आती है वो इसी के कंटेम्प्रेरी चलती है, दैट वाज नोन एज इरा ऑफ रिवोल्यूशनरिस्ट, यानी क्रांतिकारियों वाला जो पीरियड है, वो क्रांतिकारी घटनाएं देखने को मिलती है 1905 से 1919 तक। और सेकंड जो क्रांतिकारियों का चरण होता है वो 1924 से 1944 तक क्रांतिकारियों की घटनाएं हमें देखने को मिलती है। देन जो फोर्थ फेज होता है दैट वाज फेमसली नोन एज गांधीयन इरा, और ये सबसे फेमस है, सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट वाज गांधीयन इरा, गांधीवादी युग, जहां पे गांधी जी का इन्फ्लुएंस रहा है 1919 से 1942। एंड द फिफ्थ फेज इज नोन एज टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता की ओर हम बढ़ चले हैं 1942 से 1947 तक। क्लियर। चलिए, तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि इस तरह से हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अब मैं आप लोगों को बता दूं इन पांचों फेज में जो जो टॉपिक्स आएंगे, क्योंकि तो हमने डिवाइड कर दिए 5 फेज, लेकिन यहाँ पे ना टॉपिक्स कई सारे होंगे, छोटे छोटे टॉपिक्स होंगे। उन टॉपिक्स को मैं आप लोगों को सीक्वेंस में बता देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पे आपको पढ़ने होंगे।
क्लियर। इन पांचों फेज के अंतर्गत आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं उनके नाम मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा, और आपको क्या करना है, आपको इन टॉपिक्स को याद रखना। देखिए किसी भी टॉपिक में शुरू से बोलते आ रहा हूँ आप लोग, किसी भी टॉपिक को याद रखना सरल होता है अगर हमें उसका सीक्वेंस याद है, अगर हमें उसका टाइम याद है, अगर हम उसकी लिंक बना पा रहे हैं। और लिंक तभी बना पाएंगे जब हमने उसको पूरा सीक्वेंस में पूरा आगे पीछे तक का पढ़ा हुआ होगा। क्लियर। तो फ्रीडम स्ट्रगल की बात की जाए तो पहला जो टॉपिक आता है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, सबसे पहला ही जो टॉपिक आता है वो आता है फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का गठन। क्लियर। सबसे पहले नंबर पे क्या बोलेंगे अपन, कांग्रेस का गठन, इट मींस फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस। और हम सभी जानते हैं कि कांग्रेस का गठन ही हुआ था 1885 में, 1885 में। क्लियर। 31 ऑफ दिसंबर 1885, 31 दिसंबर 28 दिसंबर 1885 में, 28 दिसंबर 1885। सेकेंड टॉपिक। अब देखिए जब हम कांग्रेस का फाउंडेशन पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे आप लोगों को साथ ही पढ़ना होगा कांग्रेस के फाउंडेशन यानी गठन के साथ साथ इसी टॉपिक में आपको पढ़ना होगा इंपॉर्टेंट सेशंस, इंपॉर्टेंट सेशंस ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन। क्लियर। कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन, इट मींस सम इंपॉर्टेंट सेशन ऑफ कांग्रेस। एवरी ईयर एनुअल सेशन वाज हेल्ड इन कांग्रेस। तो हर एक साल कांग्रेस में एक वार्षिक अधिवेशन होता है और आज भी होता है, और उसी अधिवेशन में तय किया जाता है कि अगले साल का या इस ईयर का जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा। क्लियर। और जो भी एनुअल या साल भर की जो गतिविधियां होती हैं कांग्रेस की पार्टी की, वो सब कुछ निर्धारित होती है इस सेशन में। कोई बड़ी घटना या कोई बड़ा काम करना है तो कई सारे प्रस्ताव वगैरह इस सेशन में ही पारित किए जाते हैं। क्लियर। तो इट वाज द इंपॉर्टेंट सेशन ऑफ द कांग्रेस। और कई क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं इन सेशंस के ऊपर से। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा सेशन है जिसमें गांधी जी ने पार्टी से, गांधी जी अध्यक्ष बने हैं, कौन सा ऐसा सेशन है जो विलेज में ऑर्गेनाइज किया गया, विलेज यानी गांव में ऑर्गेनाइज हुआ था, कौन से सेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की बात की गई है या स्वराज की डिमांड की गई, 1929 लाहौर वाला सेशन आप लोग याद होगा। इस तरह से फर्स्ट सेशन कहाँ हुआ, फर्स्ट सेशन जिसमें मुस्लिम लीडर बने हैं, है ना। तो इस तरह से ना फर्स्ट सेशन जिसमें फीमेल्स अध्यक्ष बनी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, और इसीलिए हमारा ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा सेशंस वाला, अधिवेशनों वाला। एंड देन हम बात करते हैं सेकेंड टॉपिक की, दैट वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल। दैट वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल। और ये घटना घटी थी 1905, 1905 में। तो 1905 की ये घटना होती है जिसको हम बोलते हैं बंगाल का विभाजन, पार्टीशन ऑफ बंगाल। देखिए आप लोग ध्यान रखिएगा, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में टाइम पीरियड का कोई भी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता है। मीडिएवल इंडियन हिस्ट्री में टाइम में ईयर्स वगैरह का इंपॉर्टेंट हल्का हल्का सा शुरू हो जाता है, हल्का क्या आप लोग समझ लें कि इंपॉर्टेंस होता है मीडिएवल में। और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में जब हम बात करते हैं तो टाइम का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंस होता है। यहाँ पे टाइम आपको याद ही होना चाहिए हर एक इवेंट के, एज इट इज। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ है 1905, 1905 की घटना है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, पार्टीशन ऑफ बंगाल जब हुआ उसी साल इसके विरोध में, इसके अगेंस्ट में एक मूवमेंट शुरू हुआ। दैट मूवमेंट इज नोन एज बंग भंग मूवमेंट। तो यहीं पर पार्टीशन ऑफ बंगाल के साथ ही आपको पढ़ना होगा बंग भंग मूवमेंट। ये भी 1905 का ही मूवमेंट था, 1905 में ही हुआ था। बंग भंग आंदोलन, बंगाल के डिवीजन करने के अगेंस्ट में, बंगाल का विभाजन करने के विरोध में यह आंदोलन हुआ था, बंग भंग मूवमेंट। क्लियर। क्लियर हो गई होगी बात, आप लोग समझ गए होंगे। इसमें कई इंपॉर्टेंट लीडर्स थे बंगाल के जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेशन किया था।
क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे दो टॉपिक मैंने बताया आप लोगों को। पहला है, अच्छा, अरविंद घोष जैसे कि बिपिन चंद्र पाल, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लीडर थे जिन्होंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेशन किया था। सबसे खास थे अरविंद घोष, पार्टीशन ऑफ बंगाल। तीसरे टॉपिक के ऊपर चलते हैं, थर्ड टॉपिक के ऊपर। तीसरा जो टॉपिक होगा वो होगा आपका मुस्लिम लीग का गठन होना, ओरिजिन ऑफ या फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग। तो पहली पॉलिटिकल पार्टी तो कांग्रेस बनी थी 1885 में। अब दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आ गई है, एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी जो खासतौर से मुस्लिम्स की पॉलिटिक्स करने के लिए बनाई गई। तो यहां पे हम बात करेंगे फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग। और ये पार्टी का गठन हुआ था 1906 में। ढाका में इस पार्टी का गठन हुआ था, जिसमें सलीमुल्लाह खां, आगा खां, ये कुछ फेमस लोग थे जिन लोगों ने मिलकर इस पार्टी का गठन किया था। क्लियर, नवाब सलीमुल्लाह खां, कहां पर? ढाका में। 1906 में ये पार्टी बनी। अब इसी तरह जैसे आपने कांग्रेस के इंपोर्टेंट सेशंस की बात करी थी ना यहाँ पे, उसी तरह आपको मुस्लिम लीग के भी कुछ 2-4 सेशंस के नाम ध्यान रखने हैं, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, है ना। एक 1940 में मुस्लिम लीग का एक फेमस सेशन हुआ था, डेट नॉन एज लाहौर सेशन, जिसमें इन लोगों ने एक डिवीजन या 2 नेशन थ्योरी की बात की थी, द्विराष्ट्र सिद्धांत बताया था। तो वो सेशन आपसे पूछा जाता है। और फिर फर्स्ट सेशन आपसे पूछते हैं, फर्स्ट सेशन कब हुआ था, कहाँ हुआ था। तो फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग हो गया है थर्ड टॉपिक। पांचवा जो टॉपिक होगा वो होगा डिवीजन ऑफ कांग्रेस, या नरम दल और गरम दल में विभाजन। और ये जो हुआ था, ये कांग्रेस का एक सेशन हुआ था सूरत में, वहां हुआ था। तो हम इस टॉपिक को सूरत फूड बोल सकते हैं, सूरत कॉन्फ्लिक्ट। सूरत कॉन्फ्लिक्ट, या यहां पे कांग्रेस का क्या हुआ है, 2 भागों में डिवीजन हुआ है। और ये जो 2 भाग हैं इनको हम कहते हैं मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। और ज्यादा फेमस है वो नरम दल और गरम दल के नाम से। नरम दल को बोला जाएगा मॉडरेट्स, यानी कि जो सिंपल साधारण उदारवादी लोग थे, है ना, मॉडरेट, जिन्हें क्या कहा जाएगा, मॉडरेट, जो नरम दल के लोग हैं। और गरम दल को कहा जाएगा एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट, क्लियर, एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट, क्लियर। तो एक्सट्रीमिस्ट मींस गरम दल के लोग। जैसे नरम दल की बात की जाए तो गोपाल कृष्ण गोखले या इस तरह के जो लीडर थे वो नरम दल के थे। अब गरम दल में 3 नाम सबसे ज्यादा फेमस हैं, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं लाल बाल पाल। इट मीन्स लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, जो बंगाल साइड के लीडर थे या बंगाल के नेता थे बिपिन चंद्र पाल। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि 3 टॉपिक यहाँ पे 4 टॉपिक यहाँ पे आ जाते हैं, क्लियर। अब हम आगे चलते हैं और अगला टॉपिक जो होगा उसके ऊपर गौर करते हैं। आप लोग देखिए, मैं आपको सीक्वेंस में बता रहा हूँ चीजों को, आप लोग सीक्वेंस में लिखते जाइएगा। ये जो घटना है ये 1907 की घटना है, 1907, 1907 में ये वाला इवेंट हुआ है, सूरत में हुआ था, है ना। 5वें नंबर पे हम चलते हैं। 5वां जो आपका 5th जो टॉपिक हो जाता है वो हो जाता है आपका दिल्ली दरबार। दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया था, दिल्ली दरबार। इस तरह के दरबारों का आयोजन कई बार हुआ है, क्लियर। 1877 में भी इस तरह से दिल्ली में एक दरबार हुआ था। जब भी हम ये दरबार की बात करते हैं तो एक्चुअल में क्या होता है कि जो ब्रिटेन की रानी होती है या जो राजा होते हैं वो इंडिया आते हैं, और इंडिया में आने पर उनके सम्मान के लिए ये दरबारों का आयोजन किया जाता था। सबसे पहली बार 1877 में रानी इंडिया आई थी,
और फिर इस समय भी आई है 1911 1911 में भी। तो उनके सम्मान में यहाँ पे दिल्ली में दरबार का आयोजन किया गया था। ये घटना थी 1911 की। क्लियर। यहाँ पे जब रानी आई थी तो इन्होंने 2 अनाउंसमेंट किए थे। पहला अनाउंसमेंट उनका ये था कि एक तो इंडिया की जो कैपिटल है वो ट्रांसफर कर दी जाएगी बंगाल से दिल्ली। दिल्ली राजधानी ट्रांसफर हुई अगले साल 1912 में। और दूसरा जो इन्होंने रिजल्ट दिया था, जो अपना घोषणा की थी, वो यहाँ पे जो आप लोग देखते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हुआ था, तो 1905 में बंगाल का डिवीजन हो गया था 2 पार्ट में, एक ईस्ट बंगाल और एक वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल कहलाता था बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल कहलाता था आज का जो हमारा बंगाल है वो। और उसी में शामिल था आपका बिहार और उसी में शामिल था आपका उड़ीसा और साथ ही असम। तो असम, बिहार, उड़ीसा वाला एक बड़ा स्टेट कहलाता था आपका आज का बंगाल। क्लियर। और एक पार्ट कहलाता था बांग्लादेश। पहले वो पूरा का पूरा एक सिंगल बंगाल था। यहाँ पे डिवाइड करके एक ईस्ट और एक वेस्ट हो गया। ईस्ट बंगाल आज के समय का बांग्लादेश है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या डिक्लेरेशन किया, क्या घोषणा की कि ये जो बंगाल है ना, इसे तो हम पहले तो इसका जो डिवीजन है उसको कैंसिल करते हैं और अगेन यूनिफाइड कर देते। तो बंगाल का वापस से एकीकरण हुआ 1911 में। और साथ ही हमने बंगाल के कुछ स्टेट्स बना दिए, कुछ राज्यों में उसे बांट दिया, कुछ राज्य बना दिए। कौन कौन से? एक बना दिया बिहार और एक बना दिया उड़ीसा। तो बिहार और उड़ीसा अलग स्टेट बन गए थे इस टाइम पर। ठीक है, छठे टॉपिक के ऊपर गौर करते हैं। और 6 जो टॉपिक होगा वो होगा एक और पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे आई, जो जैसे अब यहाँ पे मुस्लिम लीग मुस्लिम्स के लिए बनी, तो एक पॉलिटिकल पार्टी बनी हिंदुओं के लिए, दैट वाज नोन एज हिंदू महासभा। हिंदू महासभा। और हिंदू महासभा का जो गठन हुआ वो हुआ 1915 में। क्लियर। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया है कितने टॉपिक, 6 टॉपिक हुए। हिंदू महासभा का गठन कब हुआ? 1915 में। अब आगे चलते हैं और अगले टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं।